मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आप देखिए, मैं एक टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ आपसे, स्ट्रेटेजी के पर, पुस्तकों और लेखक पर। बच्चे कई दिन से कह रहे हैं सर पुस्तकों पर लेखक पर चर्चा करूं। मैं आज बताऊंगा आपको प्राचीन भारत की कुछ पुस्तकें, और कुछ करना नहीं है आपको, इनको रट लेना है। इसलिए आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे मेरे साथ आपके, और मैं आपको बारी बारी से बताता जाऊंगा कि आपको कैसे पुस्तकें क्या है, क्या उनका महत्व है, क्योंकि पुस्तकों से एक प्रश्न का आना तय है। तो आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो प्राचीन भारत पर करूंगा, उसके बाद मध्यकालीन भारत पर, उसके बाद आधुनिक भारत पर, और कुछ विश्व इतिहास की पुस्तकें। ऐसे कुछ 3 चरणों में, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने बने रहेंगे, जो आपका चाहिए प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत। मैं यहीं पर बात करूंगा आपसे इस पढ़ाई की पंचायत पर, और हमारी अगले कुछ देर के लिए जो पंचायतगिरी होने वाली है वो पुस्तकों और लेखक में होने वाली है। इसलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो बने रहेंगे, और लाइक करना और इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपके मिलने वालों को, आपके चहेतों को ये मेरी बात जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मैं आपसे बात करूंगा आपसे यहीं पर एक पुस्तकें और लेखक। मेरी जो चर्चा है आप लोगों से आज, वो चर्चा मेरी है प्राचीन भारत की पुस्तकों में, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में, और उसके कुछ आसपास के समय में जो पुस्तक लिखी गई है, यानी कि 12वीं शताब्दी के आसपास तक। हालांकि वो पूर्व मध्यकाल का समय, लेकिन वहां से आने की प्रबल संभावना है। और जो वेरी मोस्ट है उन्हें मैं लिखाता जा रहा हूं आपसे कि कौन कौन सी पुस्तकें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हें आप अंडरलाइन करते चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आपको इस क्रम में जो पहली पुस्तक मैंने आपके लिए निकाली है वो पुस्तक है आपके यहाँ पर, और पुस्तक का नाम है आपके ये, उस पुस्तक का नाम रामायण है। ये मैंने आपके लिए निकाली है इन प्राचीन काल के पन्नों से। रामायण पुस्तक का जो लेखक हैं वो हमारे महर्षि वाल्मीकि, हमारे इतिहास के ऐसे युग पुरुष वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामचरित्र को ऐसे इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि इनके पूरा इतिहास, पूरा दुनिया इनकी ऋणी रहेगी आपके। आपने रामायण को किस भाषा में लिखा है तो आप बताएंगे, इसको उन्होंने संस्कृत में लिखा है, यानी कि रामायण संस्कृत शुद्ध रूप से किस में लिखी गई है आपके, वो संस्कृत में लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि द्वारा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने राम के चरित्र को एक आदर्श तौर पर जिस तरह प्रस्तुत किया है, वो पूरा राम का चरित्र पूरे दुनिया के लिए, भारत के लिए तो है ही, पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। अगर हम उनका पालन करें तो शायद समाज में कोई समस्या नहीं होगी। एक ऐसे आदर्श राज्य की बात करी आपने। इसके अलावा बात करूंगा, दूसरी पुस्तक है महाभारत पर। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं आपको, ये भी मूल रूप से संस्कृत में लिखित पुस्तक है आपके महाभारत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 दिन तक ये जो चला आपके, 18 अक्षौणी सेना हमारी, ऐसा लोग कहते हैं, महर्षि वेद व्यास द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं रामायण में जहां पर कर्तव्य बोध की बात की जाती है तो वहीं महाभारत में अधिकारों की बात की जाती है। इसको हम रट लेंगे, रामायण कर्तव्य बोध का ज्ञान कराती है हमें, तो महाभारत अधिकार बोधों की बात करती है, अधिकार की बात करती है। इसीलिए हमें महाभारत में अधिक संघर्ष दिखाई देता है। इस पर मैं चर्चा कभी बाद में करूंगा आपसे। फिलहाल मैं प्राचीन भारत की पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से। ऐसे ही मैं आपको एक पुस्तक क्यों ले जा रहा हूं, आपका ध्यान यहां लेकर आऊंगा अष्टाध्यायी पर। 8 अध्यायों से संबंधित पुस्तक है, और ये भी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। क्या है ये संस्कृत व्याकरण की ये पहली पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की। ये आपके लिए कौन सी, अष्टाध्यायी, और इसको महर्षि पाणिनि ने लिखा है, जो बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। महर्षि पाणिनि ने ये संस्कृत व्याकरण की भारत की पहली पुस्तक है। इसको आप रट लेंगे और इसको आप याद कर लेंगे, यानी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है। मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा। अगर संस्कृत व्याकरण के पहले आचार्य महर्षि पाणिनि हैं तो आप सर्च करते रहिए कि संस्कृत के जो व्याकरण के अंतिम बड़े आचार्य कौन है, इस पर सर्च करते रहिए। मैं जब आपको अंत करूंगा इस वीडियो का तो बताऊंगा संस्कृत व्याकरण के अंतिम बड़े आचार्य कौन रहे। जिसके बाद संस्कृत का जो अध्याय है वो बाद में रिसर्च का विषय बना रहा, और वो बड़े आचार्य हमारे यहाँ रहे, उस पर सर्च करते रहिए आप लोग। इसके बाद बताऊंगा आपको एक पुस्तक, ये अर्थशास्त्र। कई बार लोग समझते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध आपके आर्थिक घटनाक्रम से, पर मैं आपके लिए बताया था, बातों को साझा कर रहा हूं यहां पर, कि अर्थशास्त्र का संबंध काय से, राजनीति और प्रशासन से। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, राजनीति और प्रशासन से संबंध है इसका। किससे है, राजनीति और प्रशासन से इसका संबंध है, राजनीति और प्रशासन से। यहां पर इसको बताया तो मैं आपको, राजनीति और प्रशासन से जुड़ी पुस्तक है ये वाली, यानी प्रशासनिक विषयों पर जुड़ी पुस्तक कौन सी है, ये अर्थशास्त्र है। इसे चाणक्य ने लिखा है, हमारे बहुत बड़े पुरोधा भारत के, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आपका एक अन्य नाम
विष्णुगुप्त भी रहा है, ये आपको पता होगा। यहाँ से अर्थशास्त्र का संबंध किससे? चाणक्य से, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। और कौटिल्य के बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। जो मैं आपको इतिहास के पन्नों में चर्चा कराऊंगा शासकों में कि मौर्य कौन थे, तो उनको चर्चा कराऊंगा। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ एक राजवंश रहा है, मौर्य वंश। मैं आपको ले चलूंगा महाभाष्य की ओर। ये भी संस्कृत की एक पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक है, और महर्षि पतंजलि ने इसकी रचना की है। और महर्षि पतंजलि का जो संबंध है, आप जानते होंगे, ये किसके राय पुरोहित है? महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक हैं, उनके पुरोहित हैं। कौन? महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि की रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? ये महाभाष्य रचना का नाम है। ये भी व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, महाभाष्य। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको, एक पुस्तक है आपके सत सहसारिका। सत सहसारिका ये किसकी है? तो इस पुस्तक के रचनाकार है नागार्जुन। कौन है रचनाकार इसके? नागार्जुन इसके रचनाकार हैं। ये थोड़ा सा आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन आपको मन में आएगा कि आखिर सत सहसारिका का संबंध किस विषय से है। तो ये गणित से संबंधित विषय। कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, सीधा क्वेश्चन तो ये है, सत सहसारिका किसने लिखी है? तो बता देंगे नागार्जुन ने लिखी, लेकिन इसका विषय क्या है, किससे जुड़ी हुई है? तो आप बताएंगे ये गणित से जुड़ी हुई पुस्तक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे इस क्रम में आगे, बुद्ध चरित्र, ये हमारे एग्जाम में आने वाली पुस्तक है। अश्वघोष ने इसकी रचना की है। आप जानते होंगे अश्वघोष किसके समय के? आपके अश्वघोष वसुमित्र के समय के राज दरबारी। किसके समय के? वसुमित्र। ये अश्वघोष हैं, ये कनिष्क के आपके राज दरबारी हैं। और कनिष्क के राज दरबार में अश्वघोष भी रहते थे और वसुमित्र भी रहते थे। आपको पता होगी, ये मुख्य राज दरबारी हैं, वसुमित्र और अश्वघोष दोनों ही कनिष्क के राज दरबार में रहा करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक और महत्वपूर्ण पुस्तक बताऊंगा यहाँ पर, जो अश्वघोष राइटर है इसके, कि एक अन्य पुस्तक है सौंदरानंद। ये भी सौंदरानंद अश्वघोष के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। मैं आपसे एक चर्चा साझा करना चाह रहा हूं यहाँ पर। ये दोनों पुस्तक, बुद्धचरित्र हो या सौंदरानंद हो, इन दोनों के राइटर कौन है? अश्वघोष है। मैं लिखा है आपके, दोनों के राइटर एक ही हैं, अश्वघोष। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि बौद्ध धर्म की जो चौथी बैठक हुई, चौथी संगीति हुई बौद्ध धर्म की, कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में हुई बौद्ध धर्म की चौथी बैठक, बौद्ध धर्म के विकास के लिए। तो उस समय कनिष्क जो कुषाण वंश का है, उसके समय में बौद्ध धर्म की चौथी बैठक की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। तो उस बैठक के उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं और चौथी बैठक का अध्यक्ष अश्वघोष को बताकर आते हैं, जो कि गलत उत्तर है। सही उत्तर क्या है इसका? बौद्ध धर्म की जो चौथी बैठक हुई है, कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में। उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उसके उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है? तो अश्वघोष है। इसको मैं एक्स्ट्रा जानकारी दी है मैंने आपको इन पुस्तकों के अलावा। मैं बताऊंगा आपको इस क्रम में कि जो महाविभाषा शास्त्र है, इस पुस्तक की रचना कौन किसने की है? तो वसुमित्र ने, जो मैंने अभी बताया आपको। ये कनिष्क के दरबार के राज दरबारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वसुमित्र का संबंध यहां से। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको, ये जो भाष है, भाष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इनकी पुस्तक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता। इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्वप्न वासव दत्ता। ऐसे ही महाविद्वान वात्स्यायन, ये इतने बड़े लेखक हैं। आपने कामसूत्र की रचना की, जो कि काम से जुड़े हुए विषयों पर संसारिक भोग विलास से संबंधित पुस्तक है। क्या नाम है? कामसूत्र। और कौन रचनाकार है इसके? वात्स्यायन। वात्स्यायन इसके रचनाकार है, जो कि महाविद्वान थे। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह में मैं आपको अब एक ऐसे विद्वान का नाम बताऊंगा जिनके लिए हमारे जो अच्छे दिग्गज निशब्द हो जाते हैं। इनके बारे में महाकवि कालिदास, यानी एक विद्वान से बनने वाला, एक मूर्ख से बनने वाला विद्वान। महामूर्ख था और महामूर्ख से क्या बन गए? महाविद्वान बन गए। कालिदास के बारे में कहा जाता है, ऐसे कवि कालिदास आपसे, जिनसे शास्त्रार्थ हुआ आपका। विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से आपका शास्त्रार्थ क्या हुआ? आपके जीवन में एक महापरिवर्तन आया और एक महामूर्ख से दुनिया के सबसे ऐतिहासिक महाविद्वान बन गए। और आपकी किताब का नाम है कुमार संभवम। एक अन्य किताब है ऋतु संहार, एक अन्य किताब है माल विकाग्नि मित्रम, और एक अन्य किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तो एक ऐसा महाकाव्य है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ये शकुंतला के जीवन चरित्र पर जिस तरह से आपने उल्लेख किया है, ऐसा शायद आज तक कोई कर नहीं पाया है। अपनी बातों को, शब्दों को आपने इस तरह उल्लेखित किया है, जैसे लग रहा है बिल्कुल साक्षात इनको जीवंत बना दिया है आपने। जो आपके यहाँ पर दुष्यंत और जो शकुंतला की कहानी, दुष्यंत
और शकुंतला की जो कहानी है उसको आपने जीवंत बना दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसके अलावा आपने मेघदूतम भी आपकी रचना, कौन सी? मेघदूतम भी आपकी रचना है। और कैसे इस कहानी को आपने जो प्रेमी प्रेम का कहानी को कैसे आपने उल्लेखित किया है, मेघ बादलों के माध्यम से, बादलों दूत बना करके जिस तरह आपने भेजा है, ये बहुत उल्लेखनीय है। और इसके अलावा रघुवंशम आपकी एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया आपको, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? महाकवि कालिदास की। इस क्रम में मैं आपको एक अन्य इसका पार्ट है आपके पुस्तकों का, प्राचीन भारत का ही एक किताब है आपके नाट्य शास्त्र। कौन सी है वो? नाट्य शास्त्र है। कौन सी है वो नाट्य शास्त्र है। और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि ने। इसी में भरत मुनि जी ने जो हमारे रस हैं उन रसों का उल्लेख किया है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। कौन सी पुस्तक में? नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख भरत मुनि ने किया है। आपको मैं एक अन्य पुस्तक को ध्यान खींचूंगा मैं आपका, इसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त हैं। इस पुस्तक में जो हमारे यहाँ पर कौन हुए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनका जीवन चरित्र जो उल्लेखित किया है, जिस कहानी कैसे शकों ने आक्रमण किया और कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई जो कि कमजोर था सकता आपके, और कैसे उसके समय में घटनाक्रम हुआ और शकों कैसे आपके पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस देवी चंद्रगुप्तम नाटक में विशाख दत्त ने उन सब घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं चर्चा करूंगा बाद में जब गुप्त वंश को पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल मैं बता रहा हूं देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? विशाख दत्त ने। और इस क्रम में इन्हीं की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसकी रचना भी विशाख दत्त ने ही की है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा एक पुस्तक मृच्छ कटिकम, कैसे मिट्टी की जो गाड़ी है, मृच्छ कटिकम माने मिट्टी की गाड़ी, इसको लिखा है हमारे शूद्रक ने, एक बहुत बड़े विद्वान। मृच्छ कटिकम को, इसको अक्सर एक किताब हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, अक्सर हमारे एग्जाम में आती है, इसको आप देख लेंगे यहां से। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा बाद में। इसके अलावा एक अन्य हमारे विद्वान जो कि भले ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में नहीं रहे, लेकिन फिर भी आर्यभट्ट उन्हीं के समकालीन है। और आपने जो शून्यवाद का जो शून्य के बारे में दिया है, दशमलव प्रणाली के बारे में दिया है आपने सिद्धांत, आपकी पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांत। सबसे पहले बताया आपने कैसे सभी ग्रह एक दूसरे जुड़े हुए हैं और कैसे हमारी पृथ्वी स्थिर है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपके यहाँ से। इनकी एक अन्य पुस्तक है आर्यभट्टियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहां से। ये आर्यभट्ट की पुस्तक है, आर्यभट्टियम यानी सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, ये वाली आर्यभट्टियम दोनों पुस्तकें इन्हीं की हैं। बृहद संहिता ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक रहे। कौन? वराहमिहिर, इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा पंचतंत्र, पंडित विष्णु शर्मा की ऐसी किताब जिसमें कि ज्यादातर प्रेरणादायक और कुछ ना कुछ सीख मिलती है, मोरल शिक्षा मिलती है, मोरल एजुकेशन मिलती है। चाहे वो खरगोश कछुआ की कहानी हो, चाहे वो कोए के द्वारा कंकड़ों घड़े में डालने की कहानी हो, कैसे अथक प्रयासों से निरंतर हम सफलता की ओर चले जाते हैं और कैसे हमें बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं, और कैसे हम छोटे से बनते हुए निरंतर पर्वतों को लांघ जाते, चीर देते हैं। इनकी कहानियों में ऐसे हमें बहुत सारे नैतिक, हमें वहां पर हमें वाक्यांश मिलते हैं, नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं आपके, और हमें समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप पंडित विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र के माध्यम से ऐसी तमाम कहानियों को, अनेक बातों को हमारे बीच में उल्लेखित किया है, पूरा समाज इनका ऋणी है इस मामले में। पंडित विष्णु शर्मा बोले तो पंचतंत्र, मैंने कहानी का उल्लेख किया, खरगोश, चाहे वो कछुआ कहानी हो, क्या इस खरगोश कहानी से कछुआ से मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार कछुआ निरंतर चलता रहता है, इसलिए पढ़ाई के लिए भी रगड़ाई बहुत जरूरी है। रगड़ाई नहीं तो पढ़ाई नहीं, निरंतर पढ़ते रहिए, निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, सततता करते रहेंगे, निरंतर कंटिन्यूस लगे रहेंगे तो आपको कछुआ की तरह विजय जरूर मिलेगी। यहाँ पर एक पुस्तक है कथा सरित सागर, कौन सी है? कथा सरित सागर, किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है यहाँ पर। और इस क्रम में अन्य अभिधम्म कोश पुस्तक है, यदि अभिधम्म कोश, और किसने लिखी है? ये वसुबंधु ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और इस क्रम में ऐसी एक पुस्तक है आपके, उस पुस्तक का नाम है यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, पुस्तक का नाम है रावण वध। कौन सी है? रावण वध। और किसने लिखा है इसको भट्टी नाम के विद्वान ने लिखा है रावण वध को। और एक अन्य पुस्तक है किरातार्जुनीयम, कौन सी? किरातार्जुनीयम, इसको भारवी ने लिखा है, यहां पर बता रहा हूं मैं आपको, और ये इंपॉर्टेंट है। किरात और अर्जुनियम, कैसे शिव ने किरात का वेश धारण किया, या अर्जुन और शिव
के मध्य जो युद्ध हुआ है, जो आपस में किरात और अर्जुन में, भारवी ने उसको ऐसे जीवंत बना दिया है, इस तरह लिखा है कि लगता है दोनों बिल्कुल सामने आकर के युद्ध कर रहे हो। यानी किरात के भेष में कौन है? शिव जी हैं, साक्षात भोले भंडारी हैं, और अर्जुन के रूप में कौन? सामने अर्जुन है। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, उसका उल्लेख किरात और अर्जुन में मिलता है। इसके अलावा एक पुस्तक है दस कुमार चरितम, इसको लिखा है दंडी ने लिखा। किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और ऐसे पुस्तक है हमारे बड़े इतिहास के ऐसे एक शासक, उसका नाम है हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षवर्धन नाम है उनका। और हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर ये उनके दरबारी कौन? बाण भट्ट ने पुस्तक लिखी है हर्षचरितम। कौन सी? हर्ष का चरित्र, हर्षवर्धन का चरित्र। किसने लिखा है इसको? बाण भट्ट ने लिखा है, जो कि हर्षवर्धन के राज दरबारी विद्वान थे, राज दरबारी कवि थे। और इन्हीं की एक पुस्तक है कादंबरी, जो कि इन्हीं बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये दो पुस्तकें, हर्षचरित और कादंबरी, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। इसके अलावा एक पुस्तक है वासव दत्ता। कौन सी? वासव दत्ता। और इसके राइटर हैं शुभंदु। कौन है इसके राइटर? शुभंदु राइटर हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह में मैंने आपके लिए प्राचीन भारत से ही कुछ और पुस्तकें निकाली है जो एग्जाम में आने ही वाली है। इनको आप वेरी मोस्ट कर लेंगे। तीनों पुस्तकें ये तीनों ही हर्ष की पुस्तकें, हर्षवर्धन की पुस्तकें में लिखा है प्रिय दर्शका, रत्नावली, नागानंद। प्रिय दर्शका, रत्नावली और नागानंद, इन तीनों का संबंध किससे है? हर्षवर्धन से। यानी हर्षवर्धन ये ऐसा शासक है 7वीं शताब्दी का, जिसने कन्नौज को वही समृद्धि और वही व्यापकता प्रदान की जो किसी जमाने में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को प्राप्त थी। यानी जो स्थान गुप्तों के जमाने में और मौर्यों के जमाने में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को प्राप्त था, वही वैभव, वही व्यापकता, वही उसका सांस्कृतिक विकास कन्नौज को प्राप्त हुआ हर्षवर्धन के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में बताऊंगा हम आपको, ये तीनों पुस्तकें रट लेंगे। प्रिय दर्शका, रत्नावली, नागानंद। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रिय दर्शका, रत्नावली, नागानंद, इनका संबंध हर्षवर्धन से। मालती माधव एक अन्य पुस्तक है, आप देख रहे हो मेरे सामने आपके स्क्रीन के ऊपर। मालती माधव की रचना भवभूति ने की है। ये बहुत बड़े विद्वान है। कौन? भवभूति, जिन्होंने मालती माधव की रचना की है। हमारे समय के एक बहुत बड़े एक वीर योद्धा, उनका नाम है आपके यहां पर, उनका नाम है आपके पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की विजयों का उल्लेख हमें पृथ्वीराज विजय मिलता है यहां पर। यह पुस्तक किसने लिखा है? जयानक ने। ज्यादातर विद्यार्थी इसका उत्तर गलत मार के आते हैं, वो समझते हैं कि इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और सहयोगी भी थे और राज दरबारी थे। लेकिन नहीं, पृथ्वीराज विजय को लिखा है जयानक ने, कवि जयानक ने। और पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रवरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मित्र भी था, सहयोगी भी था और मंत्री भी था, चंद्रवरदाई। और उसकी किताब का नाम पृथ्वीराज रासो। इस क्रम में मैं आपको और एक पुस्तक बताऊंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। इन सारी पुस्तकों को आप लोग नोट डाउन करके रट लेंगे। मैंने थंबनेल पे लिखा है रट लो, एक भी पुस्तक बचनी नहीं चाहिए। आपको बता चुका हूं पहले। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप अन्य लोगों तक, जन जन तक, घर घर तक मेरी बातों को पहुंचाएंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं ये बहुत वेरी मोस्ट है। ऐसी बातें आपको एक क्रम में अन्य प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं बताना, पुस्तकों को रट लेंगे और लिख लेंगे, और शाम को जो सोएंगे तो दोहरा कर सोएंगे, ना कि किताब को लिख करके सो जाएंगे। इन सबको दोहराना, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ हमें रगड़ाई और घिसाई भी करते रहना है। एक पुस्तक का नाम यह है कर्पूर मंजरी। कौन सी? कर्पूर मंजरी है। इसको लिखा है राजशेखर ने, और इन्हीं की एक काव्य मीमांसा, यानी कि राजशेखर की। यानी कि दो पुस्तकें इन्हीं की हैं, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। एक पुस्तक मैं आपको और बताऊंगा, नव सहसांक चरित। कौन सी है? नव सहसांक चरित। किसने लिखी है? इसके राइटर हैं पद्मगुप्त। कौन से हैं? पद्मगुप्त इसके राइटर हैं। नव सहसांक चरित ये पुस्तक है, इसके राइटर हैं आपके पद्मगुप्त। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको थोड़ी सी ऐसी जानकारी साझा करूंगा। यहां से किताब है शब्दानुशासन। ये यहां पर जो मैंने अभी बात की आपसे थोड़ी देर पहले, शब्दानुशासन, ये आचार्य हेमचंद की, किसकी पुस्तक है ये? आचार्य हेमचंद की पुस्तक है। और यही वही हेमचंद ने जो मैंने अभी आपसे कहा कि अंतिम जो व्याकरण के महाचार्य हैं वो कौन रहे। तो मैंने पूछा था अभी आपसे, तो आपके मस्तिष्क में आ गया हुआ, ये
संस्कृत के यहां पर ये अंतिम महाव्याकरणाचार्य माने जाते हैं। कौन? आचार्य हेमचंद्र को संस्कृत का अंतिम महाव्याकरण आचार्य माना जाता है। अगर संस्कृत के हमारे पहले आचार्य अगर महर्षि पाणिनि हैं, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, तो ऐसे ही हमारे संस्कृत के महाव्याकरणाचार्य कौन है? आचार्य हेमचंद्र हैं। इसको रट लेंगे। इस क्रम में मैं आपको आगे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यहाँ पर एक पुस्तक है आपके, यहाँ पर पुस्तक का नाम है बृहत कथा मंजरी। किसकी पुस्तक है? क्षेमेंद्र की पुस्तक है, काफी महत्वपूर्ण है। बृहत कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की है। ये सामने में लिख दिया यहाँ पर। इसके अलावा नैषद चरितम, कौन सी? नैषद चरितम, ये किसके? श्री हर्ष की पुस्तक है। ये नैषद चरितम आपके ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अक्सर ये पुस्तकें मेल करने के लिए आती हैं, बेमेल में आती हैं, कई बार इन्हें सुमेल करने के लिए आता है, मिलाने के लिए आता है, कैंची बनाने के लिए आता है कि ए को मिलाइए 1 से, बी को मिलाइए 2 से, सी को मिलाइए 3 से, या डी को मिलाइए 1 से, ऐसे मिलाने मैचिंग करने के लिए आती है। इसलिए हमारे लिए ये पुस्तक सारी महत्वपूर्ण है। अब मैं बताऊं आपको, ये विक्रमांक देव चरित, ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी है? आपके बिल्हड़ ने। किसने लिखी है? ये बिल्हड़ ने लिखी है। इस पुस्तक का राइटर कौन है? बिल्हड़ इस पुस्तक का राइटर है। और मैं बताऊं आपको ये बात यहाँ पर जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कुमार पाल चरित किसने लिखी है? हेमचंद्र ने लिखी है। ये भी अभी मैं चर्चा कर रहा था पीछे आपसे। और अब मैं बताऊंगा आपको ऐसी इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में जिसको आप अपनी पुस्तक में वेरी मोस्ट कर लें, क्योंकि ये पुस्तक अक्सर हमारे एग्जाम में आती रहती है। और पुस्तक का नाम है राज तरंगड़ी। क्या नाम है? राज तरंगड़ी। ये कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल्हड़ ने इस पुस्तक को लिखा है। ये तो ज्यादातर लोगों को पता है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी बात, जो मैं टेढ़ी बात आपसे करता हूं इस मंच पर और अपनी ऑफलाइन क्लास में भी, मैं जब बच्चों के बीच में रहता हूं उन विद्यार्थियों से मैं अक्सर टेढ़ी मेढ़ी बात करने से बिल्कुल भी कतराता नहीं हूं। सीधी बात करता हूं तो मैं वहां टेढ़ी मेढ़ी बात भी करता हूं। ये वही टेढ़ी मेढ़ी बात बता रहा हूं। अगर सीधी सीधी बात में अगर राज तरंगड़ी का राइटर कल्हड़ है, कौन है? कल्हड़। तो टेढ़ी बात क्या है इसकी? तो टेढ़ी बात ये रही, राज तरंगड़ी पहली बात कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो सही उत्तर क्या है इसका? ये संस्कृत में लिखी गई। क्या लिखी गई है? संस्कृत, पहली बात। दूसरा, ये किस काल की रचना है? किस काल की रचना है? 10वीं शताब्दी की, 11वीं की, 12वीं की, कि 13वीं की? तो आप बताएंगे ये 12वीं सदी की रचना है। लगभग 12वीं सदी के मध्य में लिखी गई है। लगभग 1147 से 1149 यानी 1147 से 1149-50 तक लिखी गई। 1147 से 1147 से 1149-50 तक लिखी गई, यानी कि लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य तक ये पुस्तक लिखी गई। और इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके, इसको आप लोग यहां से बिल्कुल रट लेंगे। यानी ये किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से जुड़ी हुई है ये पुस्तक। और ये इसे संस्कृत महाकाव्य का मुकुटमणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत महाकाव्य का मुकुटमणि भी कहते हैं। किसको? राज तरंगड़ी को। और ये 8 तरंगों में बटी हुई है, 8 भागों में बटी हुई है, 8 तरंगों में। और कश्मीर का संपूर्ण इतिहास कि कश्मीर पर किस किस ने कैसे कैसे शासन किया है, कौन कौन से राजवंश रहे, उनमें लोहार वंश का उल्लेख भी इन्होंने किया है, वहां कारकोट वंश का उल्लेख किया, कारकोट उत्पल वंश का उल्लेख किया है। तो वहां बताया इन्होंने पहले कौन सा वंश आया। इन्होंने बताया है कि कश्मीर पर सबसे पहले कारकोट वंश ने शासन किया, उसके बाद उत्पल वंश ने किया, उसके बाद लोहार वंश ने किया। ये बात मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ उल्लेखित कर देता हूं, क्योंकि राज तरंगड़ी से क्वेश्चन आना तय है, वो अक्सर क्वेश्चन आता है। आप बता देंगे इन्होंने पहले सबसे पहले कश्मीर में कारकोट वंश का उल्लेख किया। कौन से किया है? कारकोट वंश का उल्लेख किया। उसके बाद किया इन्होंने उत्पल वंश का। कौन से वंश का? उत्पल वंश का। उसके बाद क्या है? लोहार वंश का उल्लेख किया है कि इन 3 राजवंशों ने क्रम से यहां पर शासन किया। और लोहार वंश की शासका रानी दिद्दा का उल्लेख करते हैं, रानी दिद्दा का उल्लेख करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर कि रानी दिद्दा कितनी शक्तिशाली महिला थी और कैसे कश्मीर पर उसने अपनी एकाधिकार स्थापित किया। बताएंगे आप लोग, इसको याद कर लेंगे यहां से KUL कुल से याद कर लेंगे। के माने कारकोट, उ माने उत्पल, एल माने लोहार। ये 3 राजवंश हैं, इन तीनों का शासन कश्मीर पर रहा है। इसे आप रट लेंगे यहां से। अब मैं बताऊंगा आपको इस क्रम में अगली बात, राज तरंगड़ी के अलावा और भी महत्वपूर्ण बातें काफी। और मैं आपका ध्यान यहां खींचना चाहूंगा कि जो ये पुस्तक है रासमाला,
इसको किसने लिखा है? सोमेश्वर ने लिखा। किसने लिखा है? सोमेश्वर ने लिखा रासमाला को। और अन्य पुस्तक है शिशुपाल वध, इसकी रचना की है आपके माघ ने रचना की है। और ये किताब इंपॉर्टेंट आ गई, इसको आप रट लेंगे। ये किताब गौडवाहो, अक्सर आती है गौडवाहो, किसने लिखी है? तो वाकपति ने इसकी रचना की। किसने करी है? वाकपति ने रचना करी है। और अंत में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक ऐसी पुस्तक की ओर, यहां पर आप लोगों को ध्यान हटना नहीं चाहिए। आप लोगों का पुस्तक का नाम है ये रामपाल चरितम। कौन सी है? रामपाल चरितम। इसे रामपाल चरित भी कहते हैं। ये रामचरितम है, ये रामपाल चरितम है। इसके राइटर जो है वो है संध्याकार नंदी। कौन है? संध्याकार नंदी इसके राइटर हैं। इन्होंने पाल वंश के शासकों के बारे में लिखा है। किसने? संध्याकार नंदी ने। और किताब का नाम रामचरितम या रामपाल चरितम। और इन्होंने बताया है अपने उल्लेख में कि पाल वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? वो पाल वंश का अंतिम शासक और कोई नहीं बल्कि रामपाल है। इन्होंने अपने लेखों में ऐसा उल्लेख किया है। अगर पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। कौन है? गोपाल। गोपाल ने 8वीं सदी के मध्य में, अगर ये रहा, गोपाल ने 8वीं सदी के मध्य में यानी 750 यानी 750 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी के मध्य में अगर पाल वंश की नींव रखी, पाल वंश की स्थापना की, तो इस पाल वंश का अंतिम शासक कौन बताया? इन्होंने बताया रामपाल, ये अंतिम शासक। इसके अलावा इनके समय की बड़ी घटना जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कैवर्तों का विद्रोह। कैवर्तों का यानी केवटों का विद्रोह, मल्लाहों का विद्रोह। कैवर्तों का विद्रोह किसके समय हुआ है? ये रामपाल के समय हुआ है। और इन्होंने बताया है कि पाल वंश के शासक समुद्र देवता की संतान थे। इन्होंने बताया है पाल वंश के शासक ये समुद्र देवता की संतान रहे। इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यानी अगर पाल वंश के क्वेश्चन आएगा कैवर्तों का विद्रोह, केवटों का विद्रोह किसके समय हुआ? केवट कहिए या कैवर्त कहिए, एक ही बात है। ये इंपॉर्टेंट को रट लेंगे। ये पाल वंश के शासक रामपाल के समय हुआ है। और किताब मैंने बताइए, किताब का नाम है रामपाल चरितम या रामचरितम। इसको आप लोग मेरे कहने से जरूर इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और पाल, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हैं। और पाल वंश की स्थापना कब हो रही है? 8वीं शताब्दी के मध्य में हो रही है। ये मैंने आपको लिख करके इसको स्पष्ट कर दिया है। आप सब लोग इस वीडियो में जुड़े रहें। आपका जो प्यार और स्नेह मिल रहा है वो निरंतर मुझे ऐसा ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है आपने जो स्नेह दिया है वो आपका लगातार बना रहेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपका जो अभी आपने जो शुरुआत में इसको बड़े पैमाने फैलाया, कुछ दिन से आप सुस्त बढ़ गए आपके, इसलिए इसको नोट डाउन करिए, लिखिए और मुझे बताइए कि आपके लिए मुझे और आगे क्या करना है, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊं। वैसे मैं आपके लिए यूपी पुलिस पर और एमटीएस पर और पैट के पेपर में लगातार कार्य कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे। इसके साथ में आपको मध्यकालीन भारत की पुस्तकें और आधुनिक भारत की नई नई पुस्तकें लेकर आ रहा हूं आपके लिए, इसलिए आप वीडियो पे लगातार बने रहेंगे। आपके कल्याण की कामना करते हुए आज के लिए इस पंचायत में इतना ही। आप तब तक खुश रहिए और आप बिल्कुल इसको भूलेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप लोग, और इस वीडियो पे लगातार बने रहेंगे। आप सब लोग उनका जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सब लोग प्रणाम, नमस्कार।